गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रीड कर रहे थे। हमने हिस्ट्री इस चैप्टर का कुछ पार्ट लास्ट वीडियो में रीड आउट किया था, जिससे हमें नए राजा और उनके राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल हुई। हमने पिछली वीडियोज़ में ये देखा कि किस तरह से 7वीं सदी के बाद जो छोटे छोटे सरदार होते थे, जो छोटे छोटे सामंत के रूप में लोग होते थे, वो राजा के अधीनस्थ होकर किस तरह से अपना काम करते थे और राजा भी उनसे किस तरह से नजराने और अलग अलग सैन्य सहायता लेता था। और जो सामंत बहुत बड़ा बन जाता था, जिसकी संपत्ति और ताकत बढ़ जाती थी, वो एक तरह से कई बार राजा से भी स्वतंत्र हो जाता था। और इसका उदाहरण हमने चालुक्य राष्ट्रकूट जो थे उनका देखा, जो चालुक्यों के अंडर में काम किया करते थे। तो हमने ये सब बातें इसमें पढ़ी और हमने इसमें एक शब्द पढ़ा, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब एक ऐसा यज्ञ जिसके द्वारा, जो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था, और जो व्यक्ति करवा लेता था वो उसके अंदर फिर क्षत्रियता आ जाता था, मतलब क्षत्रियता प्राप्त कर लेता था, क्षत्रिय जाति का बन जाता था वो। इस तरह से मतलब कास्ट चेंज कर लेता था वो। तो और राज्यों में प्रशासन का काम हमने पढ़ा कि राज्यों में किस तरह प्रशासन होता था। जो व्यापारी थे, किसान थे और जो ब्राह्मण संगठन थे, सभी की सत्ता में साझेदारी होती थी। अलग अलग जगह से वो लगान वसूला जाता था और जो भी उत्पादन होता था उसमें से लगभग एक हिस्सा तय किया गया था। और एक हमने इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी चोल वंश के अंदर, कि चोल वंश में लगभग ये बताया जाता है 400 से ज़्यादा कर सूचक शब्द थे। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली उसमें पढ़ी। और ये भी पढ़ा कि जो कर वसूलने का काम होता था वो वंशानुगत भी होता था, ज़्यादातर तो वंशानुगत ही होना था। वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ क्या होती है? प्रशस्ति होता है किसी की प्रशंसा में कुछ लिखना या कुछ भी, मतलब कोई रचना करना वो। और भूमि अनुदान मतलब भूमि का अनुदान, भूमि वगैरह जो दान में दी जाती है वो। तो प्रशस्तियाँ गुणगान करने वाली रचनाओं में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। मतलब प्रशस्तियाँ क्या बताती हैं? प्रशस्तियों में ऐसी रचनाएं की कर रखी हैं किसी अलग अलग राजाओं के बारे में, कि अगर हम उन्हें पढ़ें ना तो हमें ये लगेगा कि क्या ऐसा होगा। हालांकि वो सत्य नहीं है, उनमें से बहुत सारी बातें सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं कि वो राजा ऐसे ऐसे, उसमें इतनी शक्तियाँ होती थी, वो महान होता था। लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा नहीं था। वो ठीक था, राजा था, लेकिन शक्तिशाली भी था, लेकिन इतना नहीं जितना इन प्रशस्तियों से हमें पता चलता है। तो मतलब प्रशस्तियाँ क्या है? किसी की प्रशंसा की रचनाएं हैं जिनकी, और कौन रचना करता था? इनकी ब्राह्मण रचना करते थे। और इसके बदले में उन्हें फिर मिलता भी था। इसके बदले में इन ब्राह्मणों को पुरस्कार दिया जाता था, जमीनें वगैरह दे दी जाती थी और कुछ दे दिया जाता था। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब क्या है कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो प्रशस्तियां हैं एक ऐसी रचना है जिसमें राजाओं के बारे में, राजाओं की प्रशंसा की गई है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो वास्तव में संभव तो नहीं है, लेकिन उनमें दिखाया गया है। और इससे ये बात पता चल जाता है कि राजा खुद को कितना बड़ा दिखाना चाहते थे। ठीक है, जैसे शूरवीर विजय योद्धा, तो ऐसे। और कौन रचना करता था? ये लिखता कौन था? ये लिखते थे अक्सर ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण होते थे जिनको प्रशासन में मदद करते थे। ठीक है, मतलब राजा की राज्य चलाने में मदद भी किया करते थे, वो इसमें इन्वॉल्व होते थे। नेक्स्ट इसमें रहेगा फिर राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। मतलब उनको उपहार स्वरूप ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती थी। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। मतलब जो ये प्रशस्तियाँ लिखवाई जाती थी ताम्र पत्रों पर लिखवाई जाती थी। तांबे से बनी हुई पट्टियाँ, पतली पतली प्लेटें, देखो ये ताम्र पत्थर हैं, मतलब तांबे से बनी हुई पट्टिकाएँ जो भूमि पाने वाले को दी
जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, मतलब जो जिसको भूमि मिलती थी ना उसको ये दिए जाते थे, फिर उस पर प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, नागभट्ट की उपलब्धियाँ। अब नागभट्ट की उपलब्धियाँ इसमें दी गई हैं, पढ़ते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक, हमने गुप्त शासक और जो अशोक था इनके बारे में पढ़ा था ना, उनकी प्रशस्तियाँ देखी थी। तो ऐसा ही संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर जो आज मध्य प्रदेश में है पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र सैंधव मतलब सिंध, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग जो उड़ीसा का हिस्सा है जहाँ पर अशोक राजा ने आक्रमण किया था और उसके बाद फिर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, वो एरिया के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। मतलब राजा बने नहीं थे, एक राजकुमार के रूप में थे। कौन? नागभट्ट। उसी उम्र में इतने बड़े बड़े राज्यों के जो मतलब राजा थे उनके सामने क्या हो गए? नतमस्तक हो गए, झुक गए थे, घुटने टेक दिए थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्कर युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल, वंग मतलब जो बंगाल का हिस्सा है, अनंत गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क के अंदर, वत्स्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, और राजाओं को पराजित किया। मतलब इतनी जगहों के जो राजा थे अलग अलग, उन सबको उसने पराजित किया। तो देखो कितनी चीज़ें दिखाई गई हैं। हो सकता है इनमें से कई चीज़ें क्या हो सकती हैं, थोड़ी सी मतलब बढ़ा चढ़ाकर भी कही गई हैं, लेकिन बताई तो गई है ना। तो इस तरह से प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। मतलब जितना वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फिर नहीं, वो तो नहीं, मुहावरा, कई मुहावरे हैं जो ऐसी चीज़ों पे फिट हो जा सकते हैं। तो मतलब उसमें क्या होता है, फिर बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है बातें। इस चित्र के बारे में देख लेते हैं, चित्र नंबर 2 में कहते हैं यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। मतलब इसमें तमिल भी है। देखो आप ये जो लैंग्वेज है ये देखोगे ना इनमें ऊपर वालों में, तो इनमें हमें क्या दिख रही है? ये तमिल तेलुगु जैसी वैसी ही भाषाएं जो हमारे समझ में नहीं आती, संस्कृत होती तो हम पढ़ भी पाते। तो इसमें तमिल और संस्कृत दोनों की तरह का ताम्रपत्र है ये, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख किया गया है कि किसने कितनी वो दिया था। जिन कड़ियों से ये पत्थर जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी होती है। देखो ये जो कड़ी है इससे इनको जोड़ के रखा जाता है, तो ये क्या है? इनके ऊपर राजा की मोहर लगी होती थी। तो ऐसे तो मतलब उनका उल्लेख किया जाता था कि ये भूमि किस राजा ने कितनी भूमि दी, वो सारा इसमें लगा होता था, जो यह बतलाने के लिए कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। मतलब प्रामाणिक है, सर्टिफिकेट हो गया। जैसे आजकल हमें ज़मीन मिलती है, हम रजिस्ट्री करवा लेते हैं ना, तो एक तरह से ये मान सकते हो राजा के द्वारा दान में दी हुई भूमि की रजिस्ट्री है। ये वही काम करती थी कि जिसके पास भाई ये मिल गया ना, मतलब वो राजा से अनुदान मिला और वो पक्का है, कोई झूठ नहीं है उसमें, प्रमाण हो गया उसके पास। उसके बाद देखें क्या है, भूमि अनुदान के साथ क्या क्या दिया जाता था। अब ब्राह्मणों को भूमि तो दी ही जाती थी, उसके अलावा क्या मिलता था वो भी देख लेते हैं। यह चोलों के दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। मतलब जो चोल राजा हुए हैं उन्होंने जो दान दिया है उसका एक अंश है प्रशस्ति के अंदर से। हमने मिट्टी की मेडे बनाकर साथ ही कांटेदार जाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ है। अब मतलब जो ज़मीन दी जा रही है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो क्या कर दिया, मेड बना दी। मतलब जैसे हम लोकल भाषा में बोल रहे हैं तो ड्योड़ होती है, ऐसे ड्योड़ बना दी भी, और उसके साथ साथ कांटेदार झाड़ियाँ भी लगा दी। मतलब उसकी बाउंड्री बना दी कि ये भाई ये ज़मीन दान में दी हुई है, मतलब इनकी है। उसके बाद उसमें क्या क्या था जब उनको ज़मीन दी गई थी, उसमें फलदार वृक्ष थे, पानी भी था, बगीचे भी थे, भूमि थी, फलोदान था, फलोदान मतलब फलों का उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह भी थी, चरागाह भी था, मतलब चराने वाली जगह भी थी, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। तो मतलब ये चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। जिसे यह भूमि मिलती है वह इसे कर वसूली कर सकता है। मतलब अब इतना देखो, एक तरह से देखो गांव भी दे दिया, नहरें, चबूतरे, तो गांव में तो बहुत सारे लोग भी रहते हैं। अब पूरे गांव के गांव दान में दिए जा रहे हैं, तो वहाँ का जो टैक्स है वो अब कौन वसूलेगा? जिसको वो गाँव दिया गया है। और ये बात लिखी गई है कि
जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। मतलब जिसका कोई फैसला होता है, मान लो कोई राजा के सामने कोई भी धोखाधड़ी या किसी तरह का कोई मामला जाता था तो उसकी जो सुनवाई होती थी उसमें जुर्माना लगाया जाता था, तो वो जुर्माना भी अब कौन वसूलेगा? यहाँ के वो लोग जिनको ये भूमि मिली है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर, वह पक्की ईंटों से बनी ऊपरी माले पर बड़ी कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तटबंध मतलब जो नहर होती है उसका पानी मतलब तट किनारे को अच्छे से मजबूत कर देना ताकि पानी बाहर न बहे। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए। आप इसमें से बना सकते हो। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की जो वीडियो होती है उसमें मिल जाएगी। तो देखो कितनी बातें हमें पता चल रही है कि एक तरह से कितनी जमीन मिल गई एक व्यक्ति को जिसने प्रशस्तियां लिखी, जिसने क्या किया, सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत लिखा राजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर। उस खुशी में राजा कितनी चीजें दान दे देता था। अब यहाँ पर चाहे वो व्यक्ति कितना ही जुल्म करे, चाहे किसी तरह की कोई कुछ करे, उसकी कोई वो नहीं थी। ठीक है, मतलब एक तरह से वो छोटा सा राजा ही बन गया, छोटी सी रियासत मिल गई उसके, तो हो गई मौज भाई। ठीक है, नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया। वृहत मतलब बहुत बड़ा संस्कृत काव्य जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। मतलब एक रचना की गई संस्कृत के अंदर। किसने की? कल्हण ने। किसके बारे में? कश्मीर के राजाओं के बारे में। उसने उसके समय में जो राजा मौजूद थे उनके बारे में लिखा। बाकी जो पहले के थे और जो भी डिटेल थी वो कहाँ से ली? शिलालेख, जो चट्टानों पर लेख लिखे गए थे, दस्तावेज जितने भी थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे। प्रत्यक्ष मतलब जिन्होंने डायरेक्ट देखा हुआ वहाँ का इतिहास, वहाँ के राजे महाराजे जिन्होंने देखे हुए हैं, तो उनसे उसने इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की और उनकी एक रचना बना दी जिसका नाम रखा गया राजतरंगिणी। जिसका नाम क्या रखा गया? राजतरंगिणी। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। असाधारण मतलब देखो, साधारण तो होता जो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है, असाधारण मतलब एक ऐसी चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, जो थोड़ी सी अलग है, हटके। अब देखो प्रशस्तियों में तो क्या होता था, प्रशस्तियों में तो राजा की बढ़ाई की जाती थी, लेकिन इसने अपनी रचना में अगर राजा ने कोई गलत नीति बनाई है तो उसकी आलोचना की है, अच्छे काम किए हैं तो उसके बारे में अच्छा लिखा है। ये नहीं कि मतलब एक तरह से बढ़ाई कर दी किसी की, एक तरह से सिर्फ प्रशंसा की जा रही है, नहीं। तो हम इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है। तो कैसे लिखते थे कल्हण? एक आलोचनात्मक रुख दिखाते थे राजा के बारे में और राजा की नीतियों के बारे में, मतलब सही और अच्छा बुरा सब चीजें बताना। नेक्स्ट है धन के लिए युद्ध। अब धन के लिए युद्ध कैसे हुआ? आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई एक क्षेत्र विशेष था। मतलब जितने भी राजा थे ना, वो ये तो नहीं कि पूरे भारत के राजा हुए, नहीं, वो सिर्फ एक विशेष क्षेत्र के थे। मतलब जितना भी राजवंश हुआ, जो राजा बनते आ रहे थे, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में राज करते थे। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। अब वो अपने एरिया को क्या करना चाहते थे? सभी राजा बढ़ाते थे, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कोई प्यार से दूसरा राजा तो अपना राज्य किसी को सौंपने से रहा। हर राजा ये चाहता है कि मेरा राज्य बड़ा हो जाए, मेरे पास सोर्सेज ज़्यादा हो जाएं राजस्व के, और मेरी प्रजा और बढ़े, और लोग मुझे जाने। तो उसके लिए क्या करेगा? अब कोई प्यार से तो नहीं, लेकिन युद्ध वगैरह से वो काम किया जाता था। तो वही यहाँ पर दिखाया गया। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। मतलब वांछनीय मतलब एक तरह से बहुत ही जरूरतमंद, जिसकी सभी को इच्छा होती थी। गंगा घाटी में कनौज नगर। तो गंगा घाटी के जो कनौज नगर था, अब देखो कनौज नगर कहाँ हो गया? गंगा की घाटी में। तो मतलब जमीन का कैसी मिलेगी? उपजाऊ मिलेगी, अच्छी फसल उगेगी, तो हर कोई चाहेगा ना वहाँ पर कि मेरा यहाँ पर राज हो जाए। तो इसी वजह से वहाँ पर गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल वंश जो थे, वहाँ सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसका नाम क्या दे दिया? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी आएगा ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? कनौज पर
कनौज पर अपना नियंत्रण करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन 3 शासकों ने सदियों तक संघर्ष किया, आपस में लड़ाइयाँ लड़ी। तो उसी संघर्ष को क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय। देखो त्रि मतलब 3 और पक्ष मतलब पक्ष हो गए 3 साइड से। अब तीनों साइड के लोग लगे हुए इसके ऊपर कब्जा करने के लिए। और कारण क्या था? क्योंकि गंगा घाटी एक ऐसी जगह जहाँ सोने जैसी मिट्टी है, जिस मिट्टी में से सोना उगता है, मतलब असली गोल्ड नहीं, लेकिन फसलें एक तरह से सोना ही तो होती हैं, तो वो वहाँ पर बड़ी अच्छी मात्रा में उग सकता था। तो इसलिए नेक्स्ट है, जैसे कि आप देखेंगे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और तथा संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या कहता है कि जब कोई राजा, कोई शासक कहीं पर, राजा जो होते थे वो अपना मतलब प्रदर्शन करने के लिए, अपने संसाधन और अपनी सत्ता को दिखाने के लिए क्या करता था? बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाता था। वहाँ पर लोग भी दान दक्षिणा देते थे, तो बहुत ही पैसा होता था मंदिरों के अंदर। तो अब जब भी कोई आक्रमण करता था दूसरे राजा उस राज्य के ऊपर, तो वो क्या करता था? या तो मंदिरों से धन लूट लेता था, और कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं, कुछ शासक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला करके उन मंदिरों का विनाश भी किया है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद जैसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। अब जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान में गजनी नामक एक जगह है। सुल्तान कौन होता है? सुल्तान अरबी भाषा में शासक मतलब राजा को क्या कहते हैं? सुल्तान कहते हैं अरबी भाषा में। तो अरबी भाषा का शब्द हो गया। तो गजनी का सुल्तान कौन था? महमूद। वो एक ऐसा शासक था मतलब जो प्रसिद्ध था उस एरिया में। 997 से 1030 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों तक किया। मतलब जो हमारा उत्तरी पश्चिमी भाग था हमारे महाद्वीप का, भारत का, उसके अंदर भी अपना विस्तार किया। शासक कहाँ का था? अफगानिस्तान के गजनी का। और लगभग कितने साल तक शासन किया? लगभग 33 साल तक शासन किया। और हमेशा क्या कहिए, युद्ध वगैरह ही करते रहा। तो इसमें यही बात बताई गई है। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी है। तो मतलब वो क्या करता था? वो हमारे देश पर हर साल हमला करता था। कहा माना ये बताया जाता है कि 17 बार हमले किए हैं इसने। 17 बार महमूद ने हमारे देश के ऊपर हमला किया। और यहाँ आता बस कोई यहाँ पर उसे राज नहीं करना था, यहाँ से उसे धन बटोरना था। मंदिरों पर हमला करता, जहाँ उसे धन मिलता वहाँ पर उस अच्छी लूट करता। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। जो पैसा यहाँ से वो लेकर जाता था उसका खर्चा कहाँ करता? उस पैसे को अपनी राजधानी को और सुंदर बनाने के लिए खर्च करता था। वह अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। अब देखो अल बेरूनी है, जो अल बेरूनी था वो उसका एक खास व्यक्ति ही माना जाता है, जो एक विद्वान था। उसने हमारे देश के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए और उसको अच्छे से लिखने के लिए काम दे दिया। और उसने फिर एक अरबी में रचना की जिसका नाम था किताब अल हिंद। तो किताब अल हिंद जो है उसमें भारत के बारे में जिक्र किया गया, भारत के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी गई हैं। और ये सारी बातें उसे कहाँ से पता चली? जो संस्कृत के विद्वान थे उनसे विचार विमर्श करता था कि आपके देश के क्या क्या वो हैं, मतलब किस तरह के यहाँ के साधन है, किस तरह के संसाधन, ये सब बातें। तो ये सारी बातें यहाँ से पता करके उसने किस में डाली? किताब अल हिंद में, जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी में लिखी गई है। किसके द्वारा? अल बेरूनी के द्वारा। तो अल बेरूनी ने किताब अल हिंद लिखी है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। चाहमान मतलब चौहान, जो चौहान कहे जाते हैं, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के पास के क्षेत्र में शासन किया करते थे। मतलब दिल्ली और अजमेर के बीच में जो आसपास का जो एरिया है, दिल्ली नहीं प्रॉपर, अजमेर भी नहीं, लेकिन उसके आसपास के जो एरिया होते थे वहां पर वो राज किया करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। मतलब अपने जगह से पश्चिम दिशा में भी और पूर्व दिशा में भी। जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। मतलब गुजरात में तो उनको टक्कर कौन दे रहा था? चालुक्य दे रहे थे। और यहाँ कौन टक्कर दे रहा था? पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ गढ़वाल। तो इनसे टक्कर दी। चौहानों का
चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान जिसको कहा जाता है, 1168 से लेकर 1192 के बीच में वो उसका ये मतलब जीवन काल रहा है। उसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, मतलब बुरी तरह हराया था। जो महमूद गोरी था उसको, वो अफगानी शासन था, वो भारत में आया, उसको बड़ी बुरी तरह इन्होंने जो तराइन का क्षेत्र है, तराइन के युद्ध में इसको हराया। तो तराइन का जो युद्ध था उसमें महमूद गोरी को हराया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। लेकिन जब वहीं पर दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, एक साल बाद, तो तब महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसमें इनकी मृत्यु भी बताई जाती है कि उसमें इनकी मृत्यु भी हो गई थी। बहुत ही क्रूर शासक बताया जाता है। तो आप एक बार ये मैप देखेंगे जब, चोल राज्य एक नज़र से। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो होगा हमारा चोल राज्य के बारे में। चोल राज्य के बारे में जो जो बातें यहाँ पर बताई गई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसा राज्य होता था, क्या क्या है। आप एक बार थोड़ा सा ये मैप में से आप इसको समझ सकते हो कि देखो ये जो है, ये सारा साउथ इंडिया जो है ये इसमें दिखाया गया है। ये परिवर्तनशील सीमाएं हैं, परिवर्तनशील मतलब जिनके अंदर परिवर्तन किया जा रहा था, ये वो बाउंड्री है। तो ये चोल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, चोल राज्य और उसके पड़ोसी, मतलब जो चोल राज्य है ये रहा, यहाँ पर चोल राज्य है हमारा, और इसके आसपास इसके पड़ोसी जो राज्य हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है आपको यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करनी है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं वो आपको अच्छे से मेमोराइज भी करनी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।